चलो बच्चों, अब ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है। देखो, दो वीडियो के बीच में एक ब्रेक रहता है, आपको पता है। क्योंकि वीडियो 3 घंटे की होती है, तो 3 घंटे की मैं पूरी वीडियो नहीं डालता एक साथ। मैं थोड़ा सा ब्रेक कर करके वीडियो डालता हूँ। एक पार्ट, दो पार्ट, दो दो पार्ट में रहता है। आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, और मेरे को भी ठीक रहता है कि चलो ठीक है, दो पार्ट में है तो पहले पार्ट में ये, दूसरे पार्ट में ये। और अगर आप बोलेंगे तो मैं 3 घंटे का वीडियो डाल दूंगा, एक 4 घंटे का डाल दूंगा, एक एक साथ करके सब सारा वीडियो एक साथ ही कर करके डाल दूंगा। देखो, तो सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज यहाँ तक लिखा था हमने। अगर एवरेज क्लॉज क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, या लिख लो एवरेज क्लॉज विल बी डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल। ठीक है, चलो अभी एक छोटा सा हेडिंग देना इसमें, यहाँ लिखना कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। तो जीपी रेट के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा अभी। ठीक, लिखो। यहाँ लिखना जीपी रेट। जीपी रेट के बारे में लिखना लिखो। पहला पॉइंट इसमें, पॉइंट नंबर 1, इफ जीपी रेट फॉर करंट ईयर is given, then use that to calculate gross profit। दूसरा, if GP rate for current year, if GP rate for current year is not given, तो क्या होगा? तो अगर जीपी रेट करंट ईयर का नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा? देन दे विल प्रोवाइड यू प्रीवियस ईयर्स जीपी रेट। तो फिर करना क्या होगा? यूज दैट जीपी रेट टू गेट जीपी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा, if several years जीपी रेट इज गिवन, अगर मान लो बहुत सारा जीपी रेट दिया हुआ है तो थोड़ा सा क्या रहेगा, आप थोड़ा देखें। उसमें मैं थोड़ा सा ना चार्ट बना देता हूँ, चार्ट थोड़ा देख लो, उसमें मैं चार्ट बना देता हूँ। अगर इफ सेवरल ईयर्स जीपी रेट इज गिवन, दो चीज़ तुमको आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा बेटा? पहला,
ये ट्रेंड इन जीपी रेट एग्जिस्ट, अगर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो क्या करना होगा, कैलकुलेट वेटेड जीपी रेट। वेटेड जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वेटेड जीपी रेट, हाउ टू कैलकुलेट वेटेड जीपी रेट। बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना, वेटेड जीपी रेट का कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा, रेट इनटू वेट प्लस रेट इनटू वेट, ऐसा कर करके जहाँ तक ये जाए वहाँ तक लेना है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट। ठीक है, तो वो जो निकलेगा वो निकलेगा वेटेड जीपी रेट, वो आपका एक्चुअल जीपी रेट निकल जाएगा और उस जीपी रेट को आपको यूज़ करना है, यूज़ इट, आपको इसको यूज़ करना है, ये जीपी रेट को आपको यूज़ करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो सर ये कैसे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ अभी। इफ नो ट्रेंड एग्जिस्ट, अगर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या करेंगे, टेक सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। वो कैसे निकलेगा, रेट 1 प्लस रेट 2 रेट n डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा करने से एक जीपी का रेट आएगा और वो जो जीपी का रेट होगा उसको आपको यूज़ करना है, ये जीपी का रेट आप यूज़ करना है। ठीक है, फाइनल जो जीपी का रेट होगा ये होगा ऐसा। मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ सभी जीपी पर। ठीक है, चौथा नंबर कर लेना एक बार, उसके बाद मैं एग्जांपल लूँगा। चौथा नंबर, इफ नो जीपी रेट इज गिवन एट ऑल, अगर कोई भी जीपी रेट नहीं दिया हुआ है तो क्या करना होगा, लिखो। तो उसमें दिया क्या रहेगा मैं बताता हूँ, दे विल प्रोवाइड यू what they will provide, they will provide you previous years details for preparing trading account where we can get जीपी रेट। तो वो लोग प्रीवियस ईयर का फिगर देंगे, वहाँ से हम लोग जीपी का रेट फाइंड आउट कर पाएंगे। ये बात मैंने ऊपर भी लिख रखी है। तो जीपी पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई, मैं एक बार जीपी के ऊपर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल।
उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑन जीपी रेट, यहाँ लिखो एग्जाम्पल्स ऑन जीपी रेट। देखो इसकी ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर ये हम नहीं जानेंगे तो फिर कैसे करेंगे बेटा, समझ रहे हैं ना आप? ये बहुत ज़रूरी है जानना। पहला नंबर एग्जाम्पल, वो इसके लिए रहेगा, ठीक है। सेवरल ईयर का जीपी दिया हुआ है, तो एक दो एग्जांपल करेंगे, बस एक दो, ठीक है। सेवरल ईयर्स जीपी इज गिवन, ईयर्स जीपी इज गिवन, अच्छा। तो क्या करेंगे, देखो जैसे वो दे रखे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 20%, 25%, 30%, 35%। कैलकुलेट जीपी रेट, कैलकुलेट जीपी रेट। सॉल्यूशन, या ट्रेंड इन जीपी रेट एग्जिस्ट, यहाँ पर ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर वेटेड जीपी फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट वेटेड जीपी, वी विल फाइंड आउट वेटेड जीपी रेट। हम यहाँ पर वेटेड जीपी रेट फाइंड आउट करेंगे। अब वेटेड जीपी रेट कैसे फाइंड आउट होगा, ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो ना, ये कितना हो गया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो ये ट्रेंड दिख रहा है आपको बढ़ते हुए क्रम में, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ट्रेंड का मतलब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। हो सकता है ये उल्टा देता, 35, 30, 25, 20। तो भी क्या करते हैं हम लोग, वेटेड जीपी निकालते हैं, ठीक है। तो वेटेड जीपी के लिए क्या करेंगे, 20, 25, 30 और 35, ये आपका रेट ले लिया हमने, और ये वेट ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4। अब आप निकाल लो वेटेड जीपी कितना आएगा। ये कितना है, 40, ये 50, ये 90, और ये 4 25 20, 4 3 12, 140। ये टोटल कितना हो गया, ये कर लो, 40 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 140। पता नहीं, देखो ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका सम कर लो, 4 3 7 2 9 1 10। तो जीपी रेट कितना हो गया, क्योंकि क्या पता क्या पूछ दे इंस्टीट्यूट, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी पॉसिबल बन सकता है। तो इंटू 100, यार ये इंटू 100 करने करने डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है 32%, क्योंकि रेट ऑलरेडी है ये 32%। क्या हो गया, जीपी का रेट हो गया, समझ रहे हैं। अगर मान लो जीपी का रेट जो रहेगा ना, अगर मान लो ऐसे दिया रहता, जीपी रेट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 10%, 15%, 30%। ये काम करो, इसको इसको 40 कर लो, 40%, 15%, 30%, 35%, ऐसा। तो कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
तो सोल्यूशन के तौर पे आप क्या निकालेंगे, सिंपल एवरेज जीपी रेट क्या आएगा, 40 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 डिवाइड बाई 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो 40 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 डिवाइड बाई 4, 30%। ये हमारा जीपी का रेट होगा। तो कुछ एग्जांपल एक दो मैंने कर लिए जीपी पर, और मैं सवाल करूंगा तो आपको समझाऊंगा जीपी के रेट पर डिटेल में, ठीक है। चलें, और अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले वो एग्जांपल करेंगे। आपको मैं अभी एक बार अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इनका एग्जांपल लूँगा। एक बार हम लोग अपने एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। चलो, एक बार हम लोग अपने एग्जांपल से ही करते हैं, फिर हम लोग इनका एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखना, एक्स हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल। ये डिटेल्स जो है एक्स ने प्रोवाइड किया। क्या क्या डिटेल प्रोवाइड किया है, देखो। पहला, गोडाउन कॉट फायर ऑन 30/6/20। दूसरा, परचेज फ्रॉम 1/4/21, 1/4/20 टू 6/20, वो है 5 लाख, ठीक है। तीसरा, सेल्स फ्रॉम 1/4/20 टू 30/6/20, वो है 6 लाख। चौथा, वेजेज फ्रॉम 1/4/20 टू 30/6/20, वो है 70,000। पांचवा, स्टॉक ऑन 1/4/20, वो है 1,10,000। उसके बाद 6, छठा नंबर,
परचेज फॉर प्रीवियस ईयर 31/3/20, 10 लाख। 7th, सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर 31/3/20, 40 लाख। उसके बाद 8th नंबर, स्टॉक ऑन 1/4/19, 90,000। फिर 9th नंबर, वेजेज फॉर प्रीवियस ईयर 31/3/20, रुपीज़ 48,000। 10th नंबर, स्टॉक सैलवेज रुपीज़ 10,000। 11th नंबर, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 4,500 रुपये। कंप्यूट स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर एंड डैमेज एंड क्लेम टू बी लॉस्ट। क्लेम टू बी लॉस्ट। सवाल एक बार लिख लो पूरा बढ़िया से, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जिन्होंने भी लिखना है सवाल लिख लो। क्लेम टू बी लॉस्ट। चलो, इस प्रॉब्लम को आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, बोला गोडाउन में आग लग गई 30/6/20 को, परचेज है 1/4/20 से 30/6/20 के बीच में 5 लाख रुपए। प्यारे बच्चों, परचेज है 30/6/20 से 1/4/20 से 30/6/20 के बीच में 5 लाख रुपए। सेल्स है 6 लाख रुपए। वेजेज है 70,000 रुपए। और स्टॉक बोल रहा है 1,10,000 रुपए। 1/4/20 को स्टॉक है 1,10,000 रुपए। ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर का डेटा कुछ दे रखा है। देखो, यहां से लेकर यहां तक ये प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा है। यहां से लेकर यहां तक प्रीवियस ईयर का डेटा देने का क्या मतलब है? क्योंकि इसने जीपी का रेट कहीं भी नहीं दिया है, तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर का डेटा दे देता है। प्रीवियस ईयर का जीपी का रेट निकालो और उसी जीपी के रेट को कंप्यूट करके आप करंट ईयर में यूज करो। आप प्रीवियस ईयर का जीपी का रेट निकालो और उसी जीपी के रेट को करंट ईयर में आप यूज करो। ये कह रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको स्टॉक सैलवेज दे रखा है, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है और बता रखा है कि भाई आप मेरे को बता दो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना हुआ, क्लेम टू बी लॉस कितना हुआ। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अगली क्लास में मैं किताबों के सवाल में आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा मैं किताबों के सवाल में। पहले तो मैं ऐसे ही किताब सवाल करूँगा, अभी किताबों के सवाल में नहीं आऊँगा। जब किताबों के सवाल में आऊँगा तब आपको समझ आएगा और ज़्यादा कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। यहाँ लिखना, एक्स के बुक में बन रहा है, ये है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 1/4/20 से लेकर 30/6/20
20 तक। डेबिट और क्रेडिट हमने दो चीज़ें लिख दी बेटा, यहाँ रुपये लिख दिया, यहाँ रुपये लिख दिया, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख दूंगा। आपको समझ आ रही है? फॉर्मेट आपको कितनी बनानी है? पर्टिकुलर्स लिख दूंगा। अब क्या होगी, देखो हमें डेटा यहाँ फीड करना है। गो डाउन कॉट फायर इससे मतलब नहीं है, ये दे रखा है परचेज, हमें यहाँ परचेज लिखना है 5 लाख रुपए। परचेज टू परचेज 5 लाख रुपए, हमने 5 लाख लिखा है। ठीक है, फिर सेल्स दे रखा है 6 लाख रुपए, हम यहाँ सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स 6 लाख रुपए, बाई सेल्स 6 लाख रुपए, बाई सेल्स 6 लाख। उसके बाद वेजेस दे रखा है 70,000 रुपये, हम यहाँ लिखेंगे टू वेजेस 70,000, टू वेजेज 70,000। फिर उसके बाद स्टॉक ऑन 1/4/20 दे रखा है 1,10,000 रुपये, मतलब इस करंट ईयर का ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो टू ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 रुपये। उसके बाद परचेज फॉर प्रीवियस ईयर दे रखा है, वो हमें अभी नहीं लेना है। और कुछ तो नहीं है यहाँ जो इसमें आएगा, नहीं और कुछ नहीं है। चलो, हमें जीपी का रेट चाहिए होगा, हम यहाँ जीपी निकालेंगे डायरेक्टली, टू जीपी। और जीपी के लिए रेट हमें क्या चाहिएगा, सेल्स चाहिएगा, और जीपी का रेट चाहिएगा। तो जीपी का रेट मेरे को नहीं पता, सेल्स का वैल्यू तो पता है 6 लाख रुपए, हमने वो लिख दिए 6 लाख रुपए, जीपी का रेट हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जीपी का रेट यहाँ फाइंड आउट करेंगे, जीपी का रेट फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ जीपी, हम जीपी का रेट फाइंड आउट करेंगे। जीपी का रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बनाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, एकदम छोटा सा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, ये वर्किंग में बनाएंगे, कब का रहेगा, और 31/3/20। अब हम वहाँ से डेटा पिक करेंगे और 31/3/20 वाले ट्रेडिंग अकाउंट में डेटा फीड करेंगे। परचेज फॉर प्रीवियस ईयर 31/20 10 लाख रुपये दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज, टू परचेज 10 लाख। उसके बाद सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर दे रखा है 40 लाख रुपये, तो बाई सेल्स 40 लाख। फिर उसके बाद स्टॉक है 90,000 रुपये का, 1/4/19 मतलब ओपनिंग स्टॉक है 90,000 रुपया, टू ओपनिंग स्टॉक 90,000। फिर वेजेस दे रखा है प्रीवियस ईयर का 48,000, तो यहाँ वेजेस लिख देंगे 48,000। फिर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसा दे नहीं रखा, लेकिन इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर उसको लिख देंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया, 1,10,000। ठीक है, सेल्स का फिगर थोड़ा अटपटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी का रेट ज़्यादा आ जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 40 लाख प्लस 1,10,000 माइनस 90,000 माइनस 10 लाख माइनस 48,000
29,72,000 रुपया आ रहा है। थोड़ा मैंने कहा ना, जीपी का रेट जो है ना थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि जीपी आ गया 29,72,000। ठीक है ना, आ गया तो कोई बात नहीं है। जीपी का रेट आ गया 29,72,000 डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100। अब ये कर लो, डिवाइड बाई 40 लाख, परसेंटेज 74.3% आ गया जीपी का रेट। 74.3% आ गया। नाउ ये 70, देखो ये एक्चुअली सवाल थोड़ा सा फ्रेमिंग में गलती हो गया। गलती नहीं मतलब मैंने वहाँ सेल ज़्यादा ले लिया, इसे 74.3% आ गया, नहीं ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है। तो 74.3% जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 74.3%, 30%। थोड़ा अनरियलिस्टिक फिगर लग रहा है लेकिन ठीक है, स्टॉक ज़्यादा बचा हुआ दिखेगा हमको। 6 लाख इंटू 74.3%, 4,45,800। अब इसको जोड़ो, 1,10,000 प्लस 5 लाख प्लस 70,000 माइनस 6 लाख, 5,25,800। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा है बाई क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर, वो बैलेंसिंग फिगर आया मेरा, और वो कितना आया, 5,25,800, 5,25,800। तो बात समझ में आ रही है बेटा, अच्छा लग रहा है, 5,25,800। अब ये हमारे पास जो डेटा आ गया ना, इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने के लिए। यहाँ लिखो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, आओ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाते हैं, आओ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लो। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में आ जाना। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में सबसे पहले लिखना है स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्टॉक की स्पेलिंग भूल रहा हूँ, जो भी है खैर कोई नहीं। कितना आ रहा था वो, 5,25,800। मे भी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होगा तो देख लेना बेटा। 5,25,800 ऐड कर, उसमें से माइनस करना सैल्वेज, सैल्वेज स्टॉक, वो है 15,000 शायद, कितना है, 10,000 है साइड, 10,000 और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है 4,500 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 15 या 10,000 लिखेंगे, ये लिखेंगे 10,000 और फिर ऐड कर देंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस है 4,500, ये 4,500 यहाँ ऐड कर देंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इसको अभी प्लस करेंगे। देखो आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, इसका मेरे को फीडबैक ज़रूर देना। 5,20,300, 5,20,300, ये क्या आ रहा है, स्टॉक एक्चुअल डिस्ट्रॉयड में फायर हुआ है, ये क्लेम रखना, ठीक है, ये क्लेम है। देखो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसे समझ आ रहा है आपको, क्या बढ़िया लग रहा है क्या ख़राब लग रहा है, आपके यू आर मोस्ट मतलब योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर देना। हम लोग इम्प्रोवाइज़ करेंगे, स्टूडेंट के फीडबैक पर हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मतलब बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो आई अश्योर यू आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे, उन फीडबैक्स पर वाईके त्रिपाठी क्लासेस विल वर्क डे एंड नाइट, एंड वी विल मतलब डेफिनेटली अश्योर यू फॉर द गुड क्वालिटी सर्विस। और आपको आपकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे,
हमारे यहाँ से रेगुलर आपके पास टच बना हुआ रहेगा और आपकी प्रिपरेशंस हम करवाएंगे ही करवाएंगे अच्छे से। आपकी प्रिपरेशन अगर आप थोड़ा ढीला कर रहे होंगे तो उसको भी हम पेस में लेकर आएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करके जल्दी जल्दी टेस्ट लेंगे। जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ, अभी आपका डिपार्टमेंट ख़त्म हो चुका है और डिपार्टमेंट के बाद एक टेस्ट होना था और वो टेस्ट का डेट अनाउंस हो जाएगा, किस दिन टेस्ट होगा और पेपर बन के आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही डिपार्टमेंट का टेस्ट हो जाएगा, फिर जो आप करंट चैप्टर पढ़ रहे होंगे इंश्योरेंस क्लेम, उसका टेस्ट होगा और वो टेस्ट का पेपर आपको चला जाएगा। तो आप टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद में आप हमें अपना वो मेल करेंगे, हम लोग यहाँ से कॉपी चेक करके हमारी टीम आपको भेज देगी और आपको असेसमेंट करके बताएगी कि भाई क्या एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नया क्या है वो लेते हैं। देखना, मैं किताबों के सवाल आपको कल कराऊंगा, आज तो नहीं कराऊंगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, आज मैंने बस आपको समझाना स्टार्ट करा कि क्या होगा और आज मैंने बस सिर्फ अपना ही एग्जांपल लिया। वैसे देखो, मैं इस चैप्टर का मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, मेरे को किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे क्वेश्चंस लिख दूँ। ठीक है, अपने से ही मतलब दिमाग से ही लिख दूँ। लेकिन क्या ना कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अब किताबों में किस तरह के क्वेश्चन दिए किस तरह से नहीं दिए हैं समझ रहे हैं, परीक्षा में उसी तरह से आएंगे थोड़ा सा। अब मैं सवाल बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं लिखता रहूँगा आप लिखते रहेंगे, अरे भाई इतना टाइम थोड़ी है। हाँ, एक दो एग्जाम्पल जो समझने के लिए हम लोग करते हैं वो हम करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा वहाँ पर आपको अपनी मेहनत दर्शानी होगी। ठीक है, अभी हमने नोट नंबर क्या किया है, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में ही सर चल रहा है शायद सब कुछ अभी, आई गेस। नोट नंबर 4 चलते हैं। अगर कभी नोट वगैरह नंबर वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप हमें बताएंगे ज़रूर, नोट नंबर मिस्टेक हो गया भैया आपका। नोट नंबर 4 आ जाओ। अभी नोट नंबर 4 में एक स्पेशल आइटम समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इसको पढ़ें और समझें बेटा। आए, देखो सब कुछ एकदम प्लान रहता है कि आपको किस किस ढंग से क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है ताकि आपके पढ़ाई में ना कोई तकलीफ ना आए। देखो, प्रोफेशनल कोर्स को जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने के पहले एकदम प्रॉपर प्लानिंग के तहत पढ़ा जाता है। ठीक है, ताकि आपको जो जानना है आप वो जाने, जो समझना है आप वो समझें, जिस चीज़ की लॉजिक आप तक पहुंचनी है वो पहुंचे, जिस चीज़ का एजेंडा आप तक पहुंचना है वो आप तक पहुंचे, जिस जिस तरह के प्रॉब्लम आपको समझने वो आप समझें। तो बहुत बार ये ऐसा होता है, कम से देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी क्लास रिकॉर्ड हो गया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लास, होता है समटाइम्स इट हैपन्स कि क्लास रिकॉर्ड हो गया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि भाई मेरे को ये क्लास समझ नहीं आ रहा, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो समटाइम्स भी आई रिकॉर्ड अगेन दैट पर्टिकुलर क्लास। तो आप सोचोगे कितना एक्सट्रीम मेहनत लगता है। इवन मैं ही ऐसा नहीं करता, बहुत सारे टीचर, मैं आपको बताता हूँ, एक भैया हैं सिद्धार्थ अग्रवाल नाम है उनका, आप अगर उनसे लॉ के क्लासेस ले रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, उनको भी आदत है कि भाई कितना ही ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर दिया जाए। तो आप जब उनके क्लास पढ़ते होंगे तो ही इज फैंटास्टिक टीचर एंड यू नो ही इज फैंटास्टिक पर्सन एंड आई रियली एडमायर हिम। वो बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, बहुत मेटिकुलसली, बहुत मेहनत के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट वे में पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ को निचोड़ कर आप तक पहुंचा देंगे। तो समझो ना कि अगर मैं उस पर्सन को एडमायर करता हूँ तो आई वॉन्ट कि भाई तुम तक वो चीज़ें जो है एकदम क्वालिटी सर्विस के साथ पहुँचे। तो मैं भी पूरी तरह कोशिश करता हूँ, YKTC की टीम पूरी तरह कोशिश करती है आपके लिए कि आप तक सारी चीज़ें जो पहुँचे एकदम एक्सट्रीमली हाई लॉजिकल क्वालिटी के साथ पहुँचे, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है आपके लिए, आप इस पर मेहनत भी करते हैं हम लोग और आप भी मेहनत करेंगे हमारे साथ साथ। ठीक है, चलें फिर हम लोग तो कुछ वेरियस प्रॉब्लम्स लेते हैं, इसमें वेरियस एग्जांपल्स लेते हैं। देखो अभी जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ये आपको पूरे चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का जब आप प्रॉब्लम कर रहे होंगे ना वहाँ काम आएगा। तो मैंने क्या किया है कि सारा जितना तकलीफ देह चीज़ होता था ना उसके अंदर
छोटा छोटा कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जहाँ मैंने लिख रखा है सेल और परचेज को लेकर के, वो सारे एडजस्टमेंट्स को मैं इकट्ठा करके एक जगह लेकर आ रहा हूँ और उस पर मैं बात करूँगा, नोटिंग लिखाऊंगा, फिर उसमें मैं मतलब सवाल कराऊंगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। ट्रीटमेंट ऑफ लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस, ट्रीटमेंट ऑफ, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मेरे को लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस स्पेशल एडजस्टमेंट। तो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से हैं, लग रहे हैं वो मेरे को, वो आपको सिखाने चाहिए, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट 01। एडजस्टमेंट 01, उस एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा देखो, अगर ऐसा लिखा कि परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी और अदर नॉन ट्रेडिंग आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग आइटम्स। अगर मान लो परचेज इंक्लूड कर रहा है परचेज ऑफ मशीनरी या फिर अदर नॉन ट्रेडिंग आइटम्स, तो आप क्या करेंगे बेटा? अगर मान लो परचेज इंक्लूड कर रहा है परचेज ऑफ मशीनरी या फिर अदर नॉन ट्रेडिंग आइटम्स, तो आप क्या करेंगे? सोल्यूशन में लिखना, ट्रीटमेंट में लिखना, ट्रीटमेंट बोलेंगे इसको, ट्रीटमेंट। देखो मैं लिखवाता थोड़ा बहुत हूँ, और अगर आप मेरे, देखो वीडियो क्लासेस मेरे से ले रखे होंगे, तो मैं जब वीडियो क्लासेस आपको देता हूँ ना, तो मैं पूरे क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि 3 घंटे की अगर क्लास है, तो उस पूरे 3 घंटे में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में टाइम का जो यूटिलाइजेशन हो वो हो। ठीक है, तो 180 मिनट का अगर क्लास होगा, तो वैसे उस 180 मिनट में शायद ही मैं किसी 2 4 5 10 मिनट अगर बात कर लिया 5 मिनट मैक्स टू मैक्स बात कर लिया 175 मिनट जो होंगे ना आपके, वो एकदम कॉन्क्रीट एक्यूरेसी के साथ में सिर्फ स्टडी आवर्स होंगे। ठीक है, मतलब स्टडी मिनट्स, मतलब स्टडी टाइम होगा, मैं पढ़ाता रहूँगा कंटिन्यूसली। चलें, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या लिखना, एज परचेज should not include non trading items, so it should be rectified accordingly. If we do not rectify it, it value of closing stock will be wrongly derived। ठीक है, ये मतलब था, करना क्या होगा वो आप देख लो,
जो करना होगा मैं लिख देता हूँ। परचेज लिखा रहेगा, परचेज में से लेस करेंगे परचेज ऑफ मशीन, फिर इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 02। एडजस्टमेंट नंबर 02 उसमें लिखना। अगर वो लिख रखे हैं, अगर वो दे रखे हैं कि वेजेज इंक्लूड्स includes wages includes wages paid for installation of machinery or other wages which is not related to production। तो क्या करना which is not related to production। उस केस में बेटा हमें करना है, वेजेज लेना है, वेजेज लेना है, जो भी वेजेज होगा उसमें से लेस करना है वेजेज रॉन्गली इंक्लूडेड, जो रॉन्गली इंक्लूडेड होगा वो हटाना। फिर यहाँ लिख देना एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 0 एडजस्टमेंट नंबर 03। एडजस्टमेंट नंबर 03 में अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऐसा लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है परचेज इंक्लूड्स इंक्लूड, एक काम करो इसको अपना यहीं लिख दो, परचेज इंक्लूड्स। देखो ये सब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। परचेज इंक्लूड्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसका क्या करना होगा, परचेज दिया होगा, परचेज में से इसको आपको माइनस कर देना, लेस एडवर्टाइजमेंट बोलकर आपको हटा देना। देखो ये सब छोटे छोटे
जो है एडजस्टमेंट्स हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो फ्री सैंपल के लिए स्टॉक बटा है, तो वो परचेज थोड़ी है। अब उससे स्टॉक की वैल्यू मतलब वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं हुआ है, तो उससे स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट आएगी, इसलिए उसको हटा देना है। एडजस्टमेंट नंबर 5। ये कौन सा एडजस्टमेंट नंबर था? 3। ये 4। एडजस्टमेंट नंबर 4। इसमें अगर लिखा हुआ है कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो क्या करना होगा? हमें माइनस करना है, परचेज लिखा होगा, परचेज, उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी चीज़ लिख लो, एकदम छोटी सी चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, लिख लो। इफ़ सेल वैल्यू ऑफ ड्राइंग drawn goods, if sales value of drawn goods is given, if sales value of drawn goods is given, अगर सेल्स वैल्यू ऑफ ड्रॉन गुड्स अगर दे रखा है तो फिर क्या करना होगा? देखो ना, देन डिडक्ट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सच गुड्स एंड डिडक्ट फ्रॉम परचेज, फ्रॉम, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सच गुड्स फाइंड आउट करेंगे और उसको परचेज से डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर है 5। एडजस्टमेंट नंबर 5। ठीक है, अगर सवाल में दिया रहे कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड स्टॉक lying with the consignee and stock lying with the consignee, तो क्या करना होगा? देखो, उस केस में मैं बता रहा हूँ क्या आपको करना है। एकदम सिंपल सा स्टफ है। सबसे पहले आप यहाँ एक छोटा सा ये बना देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। आप क्या करेंगे? एक 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 सेकंड रुक जाओ, एक बार, एक सेकंड पहले लिखता हूँ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक lying with the consignee, with the consignee,
ठीक है। उसके बाद आप ये लेजर बनाएं, और इस लेजर में ये आपका एम टी ए रहेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका एम टी ए रहेगा। उसमें उस एम टी ए में आप क्या करेंगे, लिखेंगे बाई स्टॉक विथ कंसाइनी। ठीक है, ऐसा बाई स्टॉक विथ कंसाइनी, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक बार। सिंस स्टॉक विथ कंसाइनी इज नॉट प्रेजेंट in our go down, hence not destroyed by fire. That's why it has been treated treated separately. That's why it has been treated separately. इसलिए इसको सेपरेटली ट्रीट। ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेटली ट्रीट नहीं करता ना, तो क्या होता, स्टॉक का वैल्यू रॉन्ग आता। मैं अगर इसको सेपरेटली ट्रीट नहीं करता तो स्टॉक का वैल्यू रॉन्ग आता, और रॉन्ग कैसा आता पता है, इन्फ्लेटेड स्टॉक का वैल्यू आता। इन्फ्लेटेड इन्फ्लेटेड स्टॉक का वैल्यू आता, वो ठीक नहीं होता। ठीक है। चलो, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर हमारा है 6। एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आप लिखो गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच। गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच। गुड्स बेच दिया लेकिन वो डिस्पैच नहीं किया हमने। गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच इंक्लूडेड इन सेल्स। गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड इंक्लूडेड इन सेल्स। इसका क्या करेंगे, इसको यहाँ सेल्स लिखा हुआ रहेगा, बाई सेल्स, उसमें से इसको घटा देंगे, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड। फिर यहाँ फिगर, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज गुड्स सोल्ड इज फिजिकली प्रेजेंट फिजिकली प्रेजेंट इन द गोडाउन, hence hence लिखो, so we have to
So we have to claim the loss of that stock. That's why it is deducted. That's why it is deducted. जैसे सेल्स कर लिया लेकिन गुड डिस्पैच नहीं हुआ, गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो अगर गोडाउन में वो गुड्स पड़ा हुआ है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स को सेल्स में से वैल्यू में से माइनस कर दो। अगर वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो गोडाउन में पड़ा हुआ, तो गोडाउन में स्टॉक का सही वैल्यू निकल जाएगा। गोडाउन में पड़ा हुआ था, गोडाउन में गुड्स जल गया, तो सही वैल्यू निकालने के लिए वो सेल्स से माइनस करना पड़ेगा। तो सेल्स का वैल्यू जैसे ही कम होगा ना, जब यहाँ से जोड़ के आप घटाएंगे, यहाँ से जोड़ के आप घटाएंगे, तो क्या होगा, स्टॉक का वैल्यू जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फाइंड आउट होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला मैंने। एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7। लिखना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर but no invoice has been received. Goods received from supplier but no invoice had been received. इसका क्या करना होगा, देखो, हमने सप्लायर से गुड्स रिसीव कर लिया लेकिन इनवॉइस नहीं रिसीव किया। सप्लायर से गुड्स अगर रिसीव कर लेंगे तो गोडाउन में गुड्स चला जाएगा, और गोडाउन में गुड्स चले जाने से गोडाउन में अगर आग लगे तो गुड्स भी जल गया साथ में। तो अगर हम उसको परचेज में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो स्टॉक का वैल्यू कैसे शो होगा, क्योंकि परचेज में रिकॉर्ड करेंगे तभी तो बुक्स में स्टॉक का वैल्यू शो होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इन्वॉइस नहीं आया था, गुड्स आ गया, इसलिए अब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, परचेज लिखेगा ऐसे, एड गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, इसको ऐसा लिख करके इसमें ऐड कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। एडजस्टमेंट नंबर है 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 में आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 8 में गुड्स, यहाँ लिखना, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। यहाँ लिखना, इफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस एंड नो अप्रूवल हैज बिन रिसीव्ड एंड नो अप्रूवल हैज बिन रिसीव्ड, then
ट्रीट एज फॉलोज। कैसे देखना है देखो, मैं इस पे एक एग्जांपल भी कराऊंगा। ये जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है उस पर एक एग्जांपल भी कराऊंगा। उस पर एग्जांपल कराने से क्या होगा कि आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, आप समझना, अभी एग्जांपल करा दूंगा ना तो फिर आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ये एकदम फिक्स है। देखो जरा, अ, देखो इफ अप्रूवल रिसीव्ड, अगर अप्रूवल मिल गया है तो क्या करेंगे, और अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो अप्रूवल रिसीव हो गया, ट्रीट एज सेल्स। एंड तो क्या होगा सेल्स में, तो नो ट्रीटमेंट, नो एडजस्टमेंट टू बी डन, नो एडजस्टमेंट टू बी डन। तो कोई एडजस्टमेंट इसमें हम नहीं करेंगे। फिर इफ अप्रूवल इज नॉट रिसीव्ड येट, इज नॉट रिसीव्ड येट, अगर मान लो अप्रूवल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो फिर क्या करना होगा। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा वो देखो, अगर अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है तो क्या करना होगा। तो फिर जो करना होगा वो मैं लिख देता हूँ, ए नंबर जो करना होगा वो देख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहला कर देता हूँ। 1 नंबर जो करना होगा, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स फिगर द अमाउंट, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स whose approval is not yet received। दूसरा, दूसरा क्या करना होगा, उसके बाद राइट सेपरेटली इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ सच गुड, कॉस्ट ऑफ सच। अब नीचे मैं इसका एक बार बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा पढ़ने में। एग्जाम्पल के साथ करता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करता हूँ, इस पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ लिख दो सी एग्जाम्पल बिलो। आप एग्जाम्पल देखिए नीचे, आपको समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ मैं, देखो इस पर जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ से दे रखा है सेल्स, कलर में लिख सेल्स 4,50,000, सेल्स दे रखा है 4,50,000। ठीक है, सेल्स दे रखा है 4,50,000। फिर नीचे दे रखा है आउट ऑफ विच
which goods sold on approval basis is 60,000, ठीक है, एंड 2/3 of which is not yet approved by the customer, approved by the customer. 2/3 of which is not yet approved by the customer, ठीक है। रेट ऑफ जीपी, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ब्रैकेट में लिखा, मान लो रेट ऑफ जीपी बता रहा है, रेट ऑफ जीपी 25%। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अब ये जो ट्रीटमेंट है ना, हमें यहां समझना है। देखो सोल्यूशन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेल्स लिखूंगा, ये ऐसा लाइन खींचा, यहाँ लिखा बाई सेल्स, और बाई सेल्स की जगह क्या लिखा मैंने, 4,50,000 वो लिख दिया, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कहा आपसे कि करना क्या है। देखो जिसका अप्रूवल रिसीव हो गया वो तो ठीक है, जिसका अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ उसका क्या होगा? जिसका अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है, जिसका अप्रूवल रिसीव हो गया वो सेल्स मानेंगे, और जिसका अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ उसको क्या मानेंगे? उसको सेल्स नहीं मान सकते हम लोग, तो फिर उसको क्या करेंगे? उसको क्या मानेंगे? जिसका अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है उसको हमको मानना पड़ेगा वो हमारा स्टॉक है, स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर मानना पड़ेगा, ठीक है, ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसा बोल करके। तो अभी देखो नीचे में 60,000 का गुड्स अप्रूवल बेसिस में सेल हुआ एंड बोला 2/3 ऑफ विच इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। देखना जरा, गुड्स विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर इज व्हाट? आर सेल्स, उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन द गुड्स विच हैज नॉट येट बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, उसका क्या करना है? गुड्स विच इज नॉट येट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, वो कितना है? वो है 60,000 इंटू 2/3, वो है 60,000 इंटू 2/3, तो 60,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 40,000। तो ₹40,000 का जो है हमारा स्टॉक जो है अभी तक हमारा सेल जो अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसको तो हम लोग माइनस करेंगे सेल से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स, वो कितना है? ₹40,000, ये सेल्स वैल्यू था, इस पर 25% जो है हम चढ़ाएंगे, क्या? जीपी का रेट है, तो आ गया 10,000 रुपया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू क्या आएगा? 40,000 माइनस 10,000, कितना हो गया? ₹30,000। अब जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसे कैसे होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा, और किसी चीज़ का नहीं होगा। चलो ऊपर जाओ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से माइनस करूँगा इसको, लेस सेल्स ऑन अप्रूवल, जिसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया, ठीक है, वो कितना है? 40,000 नॉट रिसीव्ड, ये हो गया, और यहाँ पर दिख जाएगा 4,10,000 रुपये, ऐसे। उसके बाद यहाँ लिखूंगा बाई स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर, लाइंग विद द कस्टमर, और फिर यहाँ लिखूंगा 30,000 रुपये। देखो
इन दोनों चीज़ों की ट्रीटमेंट जो है ना कहाँ कहाँ हुई आपको दिख रही है अच्छे से। आप इनको ऐसे ही अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। हमने आज जो कुछ ही पढ़ा उसको आप घर में एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और याद करके रखेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी और कैसे लग रही है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है हमारे साथ साथ, वो हमें ज़रूर अब बताएं। और अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करें हमारे क्लासेस। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, वो डेमो क्लासेस वो वहाँ से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे सवाल के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।